जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एएमसी फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और अब ऑफिशियली रक्षा मंत्रालय ने एएमसी प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। और ये जो आरएफपी है वो 3 बड़े इंडियन इंडस्ट्री ग्रुप्स को दिया गया है, जिसमें कि पहला है एल&टी और बेल का कंसोर्टियम, दूसरा है टाटा एडवांस सिस्टम और तीसरा है भारत फोर्ज और बीईएमएल की पार्टनरशिप। यानी कि अब भारत के 5th जनरेशन के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट में असली इंडस्ट्री कंपटीशन शुरू हो चुका है और भारत सरकार अब चाहती है कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भागीदारी हो। और आप सब जानते हैं कि अभी तक इस तरीके के एरोस्पेस डिफेंस प्रोजेक्ट्स में सरकारी कंपनियों का डोमिनेंस था, लेकिन टाटा, एल&टी और भारत फोर्ज जैसी प्राइवेट कंपनियां सीधे कंपटीशन में आ चुकी है। देखा जाए तो ये तीनों ही ग्रुप्स जो हैं वो अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। एल&टी और बेल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम और सिस्टम इंटीग्रेशन में मजबूत माने जाते हैं, तो टाटा एडवांस सिस्टम के पास है एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस और ऑलरेडी टाटा कई ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप में भी काम कर रहा है। तो दूसरी तरफ भारत फोर्ज और बीईएमएल हैवी इंजीनियरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को लेकर आए हैं। और एएमसी फाइटर जेट प्रोजेक्ट केवल एक फाइटर जेट का प्रोग्राम नहीं है भारत का, बल्कि ये भारत के भविष्य का कॉम्बैट एविएशन रोड मैप है। यानी कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के बाद यही फाइटर जेट भारत की फ्यूचर बैकबोन बन सकता है। बस यहाँ पर भारत को एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स डिले ना हो, क्योंकि तेजस प्रोग्राम का एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर सामने है। इवन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा स्टेल्थ इंजन को लेकर, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और एडवांस एविनिक्स को लेकर, जो कि अभी भी भारत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं कहूंगा कि अगर भारत अभी शुरुआत नहीं करेगा तो कभी भी हम 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत केवल रशिया के इंजन को भारत में असेंबल नहीं कर रहा, बल्कि इंजनों के पूरे आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इसे आप कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग भी समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि HAL अब Su-30 MKI के AL-31FP इंजन की पुरानी रशियन 2D ड्राइंग्स को 3D डिजिटल मॉडल में बदल रहा है। और यही बात सबसे बड़ी गेम चेंजर मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों, पुराने लाइसेंस एग्रीमेंट में रशिया सिर्फ असेंबली की जानकारी देता था, यानी कि वो हमें पूरा इंजीनियरिंग लॉजिक नहीं देता था। लेकिन अब भारतीय इंजीनियर्स इंजन की फिटिंग, टॉलरेंस, सब सिस्टम इंटीग्रेशन और हिडन मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस को डिकोड कर रहे हैं, जिसे कि मैं ये कहूंगा कि अब केवल हम स्क्रू ड्राइवरी वाली टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर रियल एरोस्पेस मास्टरी की तरफ जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होगा कि एक तो जंग के समय स्पेयर पार्ट्स की डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, इंजन का ओवरहॉल और मेंटेनेंस करना भी तेज होगा, भारतीय मेड कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इससे अपने भविष्य के स्वदेशी जेट इंजन के लिए एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग का ही पार्ट माना जा सकता है, बट एक चीज़ और आप समझ लो, रिवर्स इंजीनियरिंग करना यानी कि इंजन की कॉपी करना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है हाई टेम्परेचर मेटलर्जी का, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स का, एडवांस कोटिंग्स का और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का। भले ही भारत ने 3D मॉडल बनाना जो शुरू किया है वो एक हमारी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी में मास्टरी करना इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर फिर भी दोस्तों भारत AL-31FP इकोसिस्टम को गहराई से समझने में सफल रहा तो ये भारतीय एरोस्पेस हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स खराबी आने से पहले ही वार्निंग दे सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने IIT बॉम्बे के साथ 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इनका मकसद Su-30 MKI के लिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। दोस्तों, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात की जाए, जहां एक तरफ नॉर्मली एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस खराबी आने के बाद की जाती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में सेंसर्स, डेटा एनालिसिस और एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से पहले ही पता लगाया जाएगा कि कौन सा पार्ट कब खराब हो सकता है, जिससे कि फास्टर रिपेयर, कम डाउन टाइम और ज़्यादा ऑपरेशनल रेडियंस मिलेगी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भविष्य की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बड़ी टेक्नोलॉजी है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह इंडियन इंडिजिनस नो हाउ पर आधारित है, यानी कि IIT बॉम्बे की टेक्नोलॉजी सीधे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट में इस्तेमाल होगी। दोस्तों, भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन भेजने की हिमाकत नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 6 महीनों के अंदर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए जाएंगे। इन सिस्टम्स का काम होगा ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, उनकी ट्रैकिंग करना, सिग्नल जैम करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे मार गिराना। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान किस तरीके से ड्रोन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग स्मगलिंग, हथियारों की सप्लाई करने के लिए और इवन सर्विलांस करने के लिए। इसीलिए भारत सरकार अब स्मार्ट बॉर्डर विजन पर काम कर रही है। इसके तहत BSF, आर्मी, लोकल पुलिस और बॉर्डर विलेज मिलकर तैयार करेंगे एक 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम। यानी कि दोस्तों, भारत का ये जो स्टेप है वो बॉर्डर सिक्योरिटी को काफ़ी मजबूत बना सकता है, क्योंकि अब सीमा पर लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान से लड़ी जा रही है। अब इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अंगद नाम के
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपग्रेड प्रोग्राम में भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। यानी कि भारत अब अपने Su-30 MKI के लिए खुद का इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बना रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दोस्तों, ये दुश्मन के रडार को डिटेक्ट करता है, सिग्नल जैम करता है, मिसाइल लॉक को कंफ्यूज करता है और फाइटर जेट को प्रोटेक्ट करता है। और मॉडर्न वॉरफेयर में जो इलेक्ट्रॉनिक बैटल जीतेगा वही एयर बैटल को जीतेगा। अंगद प्रोग्राम सुपर सुखोई अपग्रेड का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिससे कि Su-30 MKI को मिलेगी बेटर सर्वाइबिलिटी, एडवांस जैमिंग कैपेबिलिटी, फास्टर थ्रेट डिटेक्शन और स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट परफॉर्मेंस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिसमें कि आपके पास एडवांस सॉफ्टवेयर, अल्ट्रा फास्ट सिग्नल प्रोसेसिंग, रियल टाइम थ्रेट डेटाबेस और कॉम्बैट टेस्टेड रिलायबिलिटी चाहिए होती है। और भारत इन सारे स्टेप्स को पूरा कर चुका है। और अगर अंगद सफल रहता है तो भारत पहली बार Su-30 MKI के लिए एक मजबूत स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इकोसिस्टम बना सकता है। वहीं दोस्तों, लार्सन & टूब्रो यानी कि L&T ने अपने हाई एल्टीट्यूड VTOL UAV का फेज 1 फ्लाइट ट्रायल पूरा कर लिया और सोशल मीडिया पर इन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। मतलब पहाड़ी इलाकों में सर्विलेंस कर सकता है, बॉर्डर मॉनिटरिंग कर सकता है, रिकॉनेसेंस मिशन कर सकता है और कठिन टेरेन में ऑपरेशंस में मदद कर सकता है। ऐसे UAVs दोस्तों भविष्य के वॉरफेयर में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से डिप्लॉय हो सकते हैं, कम जगह से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है और सैनिकों का रिस्क भी कम करते हैं। ऐसे में L&T का ये ट्रायल बताता है कि भारत स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नीबे ने एक लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी स्ट्राइक रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है और इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मनों के रडार साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स और हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि ये लो कॉस्ट के होते हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं और पायलट की जान का रिस्क भी कम करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत स्मार्ट ऑटोनॉमस ड्रोन्स पर काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है। भारतीय सेना ने मेड इन इंडिया एटलस और टैलॉन ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। यहाँ पर एटलस की बात की जाए तो ये एक बड़ा क्वाडकॉप्टर ड्रोन है जो मोटार बॉम्ब्स ले जाकर दुश्मन पर गिरा सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये 20 किलो का पेलोड ले जा सकता है 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर और ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कर सकता है। मतलब पहाड़ी इलाके में सटीक हमला कर सकता है ये। तो दूसरी तरफ जो टैलॉन है वो एक FPV कामिकाज़े ड्रोन है, जिसका काम है टारगेट को ढूंढो और फिर सीधे जाकर उसे खत्म कर दो। टैलॉन की रेंज 10 से 20 किलोमीटर बताई जा रही है। 3 किलो का वॉरहेड ये कैरी कर सकता है और क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि भारतीय सेना ड्रोन वॉरफेयर की तरफ काफ़ी तेजी से काम कर रही है और ऐसे में एटलस और टैलॉन जैसे जो ड्रोन्स हैं वो बताते हैं कि भारत तेजी से मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भविष्य की लड़ाई में ड्रोन ही गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में यह दावा कर रहा था कि उसने भारतीय नौसेना के INS विक्रांत को ट्रैक कर दिया है। लेकिन अब इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए भारत के CDS अनिल चौहान जी ने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को INS विक्रांत की सही लोकेशन पता ही नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान की नेवी और उनकी एयरफोर्स भारतीय नौसेना के कैरियर ग्रुप को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने INS विक्रांत को कैसे छिपाया। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारतीय नौसेना ने इसके लिए इमिशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिसेप्शन टैक्टिक्स और स्मार्ट मोबिलिटी का इस्तेमाल किया। मतलब INS विक्रांत लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा था और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कम करके डिटेक्शन को मुश्किल बना रहा था। जिस दौरान पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने विक्रांत को मॉनिटर करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो जो भी दावे कर रहा था उसमें सारी लोकेशन गलत थी। और ये भी दोस्तों एक बड़ी सफलता है भारत के लिए, क्योंकि INS विक्रांत पाकिस्तान की ट्रैकिंग से बाहर रहा, जो बताता है कि भारतीय नौसेना की मैरीटाइम टैक्टिक्स नेक्स्ट लेवल पर है। वहीं एक और बड़ी अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। चाइनीज सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद एक बड़ी टेंशन सामने आई है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि चाइना के J-10C फाइटर जेट पर नए DF-4/3 पाइलॉन लगाए गए हैं, जिसकी मदद से J-10C अब PL-17 मिसाइल को ले जा सकता है। PL-17 जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है और ये दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स जैसे कि अवाक्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और दूसरे जो एयरबोर्न एसिड्स हैं उन्हें खत्म कर सकती है। और इवन ये दुश्मन के सपोर्ट एयरक्राफ्ट को दूर से निशाना बना सकती है। मतलब साफ है दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की ये करीबी बताती है कि इनके डिफेंस टाइज काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और भविष्य में ये मिसाइल पाकिस्तान को मिल सकती है। बट मैं आपको बता दूं कि 400 किलोमीटर की रेंज सुनने में काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है, लेकिन असलियत ये है कि मिसाइल की जो इफेक्टिवनेस है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, रियल टाइम टारगेटिंग, अवाक सपोर्ट, सिक्योर डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वॉल्वमेंट। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी लंबी दूरी पर टारगेट ट्रैकिंग बेहद चैलेंजिंग हो जाती है।
और प्लस भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। बट फिर भी हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर पाकिस्तान को PL-17 मिल जाती है, यानी कि उनके J-10C फाइटर जेट में लग जाती है, तो इससे एयर कॉम्बैट डायनेमिक्स बदल सकता है। दोस्तों, क्वाड को लेकर भी अब अमेरिका ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। बताया जा रहा है कि क्वाड सिर्फ एक मीटिंग ग्रुप नहीं रहेगा, बल्कि एक्शन लेने वाला एक स्ट्रैटेजिक फोरम बन जाएगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड केवल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन नहीं करने वाला, बल्कि ग्राउंड पर एक्शन लेगा। बता दें कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और ये चारों देश मिलकर काम कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर। मार्को रूबियो ने कहा कि दुनिया के बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए इन देशों की क्षमताएं मिलकर काम करेंगी। भले ही दोस्तों यहाँ पर मार्क रूबियो ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वाड जो है वो नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि चारों देशों के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे में डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो सकती है और किसी भी इशू पर सीधे मिलिट्री का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हो सकता है। फिर भी क्वाड का एक्शन ओरिएंटेड बनना ये दिखाता है कि भाई इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। केवल डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन का दौर अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, भारत अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत ने ओमान से गुजरात तक एक मैसिव डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फिर से तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की कीमत करीबन 40,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है और ये भारत के इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत बड़ी मात्रा में LNG और LPG को इंपोर्ट करता है और ऐसे में फिर से कॉन्फ्लिक्ट तेज हो गया तो भारत की पूरी एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि अब नया प्लान ये है कि गैस को सीधे अंडर सी पाइपलाइन के जरिए ओमान से गुजरात तक लाया जाए। इवन दोस्तों, यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इससे भारत को एक सेफर एनर्जी रूट मिलेगा, सप्लाई तेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहेगी। इवन कहा यह जा रहा है कि गेल, IOC और EIL इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर काम कर रहे हैं और अगर वाकई में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया तो भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि अब ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, बल्कि अब एनर्जी सिक्योरिटी से तय हो रही है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है और ये कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा पाइपलाइन वाला, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स वीडियो के संबंध में कोई आपका प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।